हेलो एंड वेरी 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 वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू सुपरग्रेड सीयूईटी। मैं हूं पल्लवी मैम और आज मैं यहां आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आई हूं। हाँ जी बच्चे, देखो सीयूईटी 2024 का एग्जाम हो चुका है। हम नया बैच है 2025 सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लगभग लगभग एक साल का टाइम हमारे पास में बचा हुआ है। जून 2024 में है, अराउंड मई 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है। तो रफली एक साल का समय आपके पास बचा हुआ है। कई सारे नए नए बच्चे हैं जो एक ड्रीम सेट कर चुके हैं कि हमें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने का रास्ता क्या है? सीयूईटी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना। ये टारगेट तो हमने अपने माइंड में सेट कर लिया है, गोल बना लिया है, लेकिन उस गोल को अचीव कैसे करेंगे? बेटा, कोई भी गोल अचीव करने के लिए आपके पास होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी। जो बिल्कुल गोल सेट कर लिया और इधर उधर बिना किसी प्लानिंग के अगर आगे बढ़ता जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक गलत रास्ते पर जाने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर आपको ये चीज को इंश्योर करना है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो, अगर आपको पक्का पक्का अपना टारगेट जो है अचीव करना है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लगेगी, आपको एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग लगेगी। और बेटा, मेरे इतने सालों के सीयूटी में एक्सपीरियंस के बाद मैं यही अंडरस्टैंडिंग को आपके साथ में शेयर करने के लिए आज खड़ी हूँ। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इस वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक पूरा देखेंगे और मेरी बात को अच्छे से समझेंगे अगर आपको एग्जाम में 100 परसेंटाइल का स्कोर लेकर आना है तो। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। स्कोर कितना लाना है? 100 परसेंटाइल। भैया, हमारा टारगेट ही वो है, 100 परसेंटाइल से कम में हम नहीं मानेंगे। और आज से अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक तैयारी करते हैं तो वो टारगेट बेटा अचीव भी होगा। ठीक है, चलिए। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये होता है कि एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस समझे बिना ही एग्जाम की तैयारी करने लग जाते हैं। ये बुक भी पढ़ लेता हूँ, वो बुक भी पढ़ लेता हूँ, मार्केट में नए सैंपल पेपर्स आए हैं वो भी सॉल्व कर लेता हूँ। भाई, पहले समझते हैं कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम आपसे चाह क्या रहा है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं आपसे, ठीक है, अगर मैं सिंपली आपसे बोलूं कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो बेटा बहुत सिंपल सी चीज है, शायद आप लोग सभी जानते होंगे कि जो एग्जाम होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है। ठीक है, क्वेश्चंस आपके कैसे होते हैं? एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसका मतलब क्या? एक क्वेश्चन होगा जिसमें आंसर के फॉर्मेट में चार ऑप्शंस दिए होंगे, ए बी सी डी या 1 2 3 के फॉर्मेट में। उनमें से कोई एक आंसर सही होता है। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि थ्योरी पेपर आएगा, मल्टीपल चॉइस आएगा, या फिर कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। तो बेटा मैं बता दूं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। एबीसीडी चार ऑप्शंस होते हैं जिसमें से एक ऑप्शन सही होता है। कई सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं आपको। इस साल के पेपर में अगर आप देखेंगे तो मैच द कॉलम टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, आपको देखने मिल जाता है कि स्टेटमेंट टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मोटा मोटा यही चार पांच टाइप के जो हैं क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको एक क्वेश्चन सीयूटी 2024 में पूछा गया था कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू एंटर द बुद्धिस्ट संघ, या फिर बुद्ध संघ में भिक्खुनी बनने वाली पहली महिला कौन सी थी। चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए थे। जब आपको मालूम है ऑप्शन बी गौतमी करेक्ट आंसर है, आप उसे मार्क कर दें। ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा सा पैसेज दिया हुआ था अकबर के रूल से रिलेटेड, एने अकबरी से रिलेटेड, और उस पैसेज पे बेस्ड पांच क्वेश्चंस थे। वो पांच क्वेश्चंस को आपको उस पैसेज की हेल्प से सॉल्व करना था। ये हो गए पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। मैच द कॉलम टाइप के कई सारे क्वेश्चंस के हड़प्पा की साइट्स दी हुई हैं, कहां से क्या आर्टिफैक्ट मिला ये दिया हुआ है, आपस में मैच करना होता है, करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना होता है। स्टेटमेंट्स दिए होते हैं प्रॉपर, मीराबाई वाज अ मराठा प्रिंसेस, मीराबाई वाज अ राजपूत प्रिंसेस। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। पांच स्टेटमेंट्स में से 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 4, 3 एंड 4 ओनली, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो कुछ ऐसा होता है आपका एग्जाम। ठीक है, इस तरह के आते हैं आपको क्वेश्चंस। अब अगर मैं और डेप्थ में आपको बताऊं पैटर्न के बारे में ही, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं बेटा? देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। टोटल क्वेश्चंस होते हैं 50 क्वेश्चंस। ठीक है,
इन टोटल जब आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलता है, ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको सारे अटेम्प्ट करने ही नहीं है। हो सकता है कि एक या दो क्वेश्चंस बहुत कठिन हो उन 50 में से जो हमने पढ़े ही नहीं है, तो ये एक या दो क्वेश्चंस को बेटा आपके पास में एक लेवरेज है, आपके पास में एक आजादी है कि आप 50 में से अपने मनपसंद के कोई भी 10 क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बन पा रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें मत अटेम्प्ट करिए। आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 40 क्वेश्चंस, ठीक है। इन टोटल 40 क्वेश्चंस बच्चे आपको अटेम्प्ट करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, आपकी चॉइस है। आपको अगर शुरू के 10 अच्छे नहीं लग रहे हैं छोड़ दीजिए, शुरू के या फिर लास्ट के 10 क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं छोड़ दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपसे आप श्योर नहीं है उसके आंसर को लेकर, ऐसे 10 क्वेश्चंस को आप रैंडमली कहीं से भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब वो इंटरनल चॉइस आपके पास है। अब अगर मैं मार्किंग की बात कर लूं, तो अगर आप हर आंसर को करेक्ट मार्क करते हैं, फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू हैव अ +5, हर सही आंसर के लिए आपको मिलता है +5 मार्क्स, एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू गेट अ -1, हर गलत आंसर के लिए आपको मिल जाते हैं -1 मार्क्स। तो इन टोटल हम एग्जाम को देख लें कितने मार्क्स का हो जाएगा, सब सही करने पे 40 क्वेश्चंस 5 मार्क्स, 200 मार्क्स का आपका फुल एग्जाम हो जाता है। और बच्चे यही हमारा टारगेट है, 100 परसेंटाइल हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट में लाना, मतलब 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स को स्कोर करना, ठीक है। ये है आपका एग्जाम का जनरल पैटर्न। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, हर सही आंसर के लिए +5, हर गलत आंसर के लिए मिलता है -1 का स्कोर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है, जब मार्क कर रहे हो सोच समझ के करो, है ना, ठीक है। अगला एक जो बहुत कॉमन डाउट मैंने बच्चों से सुना हुआ है, मैम ऑनलाइन होगा एग्जाम ऑफलाइन होगा, आपको इन सारी बातों से अफेक्ट नहीं होना है, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। 2023-24 में क्या हुआ था बेटा, सॉरी 23-24 में नहीं, 2022 और 23 में पेपर जो है ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया गया था, बट 2024 में पेपर ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया। तो पेपर कैसे भी मोड में कंडक्ट हो, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम जो 40 क्वेश्चंस मार्क करके आ रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर स्क्रीन पे मार्क कर रहे हो, चाहे फिर ओएमआर शीट पे मार्क कर रहे हो, हम उनके सही आंसर्स मार्क करके आए, और वो हमारी पढ़ाई पर डिपेंड करता है। पेपर ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो आंसर हम सही मार्क कर रहे हैं वो पेपर पे भी सही मार्क करेंगे, कंप्यूटर पे भी सही मार्क करेंगे, है कि नहीं। तो ये बात हो गई एग्जाम पैटर्न की कि आपका एग्जाम किस पैटर्न पे होता है। अब जब एग्जाम की तैयारी शुरू करनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस चीज को समझें कि सिलेबस क्या होता है, आखिर हमें एग्जाम तैयारी के लिए पढ़ना क्या है। ये तो नहीं कि ये भी बुक इकट्ठी कर ली, वो भी बुक इकट्ठी कर ली, ढेर लगा लिया घर में किताबों का, हर किताब को पढ़ रहे हैं, और अल्टीमेटली एग्जाम का मॉक जब देने बैठे अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, फाइनल एग्जाम में भी दिक्कतें हुई। तो ये करने से बेहतर है कि हम पहले समझ लें कि एनटीए हमसे क्या रिक्वायरमेंट्स रखता है। उसने हमें स्पेसिफिक बताया हुआ है कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और इसीलिए मैं आपके लिए बेटा एनटीए के ऑफिशियल सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेकर आई हूँ, क्योंकि उन्होंने सिलेबस को बहुत डिटेल में डिफाइन किया हुआ है, किस चैप्टर से क्या चीजों पर ध्यान देना है वो भी डिफाइन किया गया है। जैसे द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी, बेटा बहुत एक सिंपल सी बात मैं आपको पहले बता दूं, ये चैप्टर है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आपका क्लास 12th का जो सिलेबस है, ठीक है, कई बच्चे इस बात में भी कंफ्यूज होते हैं कि मैम 11 12 दोनों क्लासेस का सिलेबस आएगा क्या। तो बच्चे नहीं, 11 12 दोनों क्लासेस का नहीं, सिर्फ क्लास 12th का जो सिलेबस है वो एग्जाम में पूछा जाता है ना। सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें भी जितने आपकी एनसीईआरटी सीबीएसई के सिलेबस में है वो तो चैप्टर्स रहेंगे, प्लस 3 चैप्टर्स और एडिशनल हैं, वो कौन से हैं मैं अभी आपको बता दूंगी, है ना। सबसे पहला चैप्टर है स्टोरी ऑफ फोर सिटीज, ये आ जाता है आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1, ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहां पर आप देख लेंगे ब्रॉड ओवरव्यू अर्ली अर्बन सेंटर्स, मतलब जो मेजर अर्बन सिटीज हैं, मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, लोथाल है, धोलावीरा है, इन मेजर अर्बन सेंटर्स के बारे में आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। डिस्कवरी, स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, किस तरह से आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई, किन किन आर्कियोलॉजिस्ट का, हिस्टोरियंस का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ये पढ़ने के लिए। आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट ऑन मेजर साइट्स, हाउ इट हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक आर्कियोलॉजिस्ट वहां के किस तरह से काम कर रहे थे, दूसरे मेजर सेंटर्स क्या थे। आपने की पॉइंट्स निकाल लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगला चैप्टर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अ स्टोरी। नाम अलग है, चैप्टर नंबर 2, किंग्स फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, 6th सेंचुरी बीसीई टू 6th सेंचुरी सीई। ये हो जाता है आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2। यहाँ ब्रॉड ओवरव्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है उस टाइम पीरियड की, स्पेसिफिकली मौर्यन टू गुप्त टाइम पीरियड, उस पे हमारा फोकस होना चाहिए। अगला फोकस होना चाहिए आपका इंस्क्रिप्शंस पर। यहाँ स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है, तो अगला फोकस होना चाहिए इंस्क्रिप्शंस पर। इंस्क्रिप्शन में भी स्पेसिफिक कौन से इंस्क्रिप्शन, अशोकन इंस्क्रिप्शंस और गुप्त पीरियड के इंस्क्रिप्शंस, इन पर आपका ध्यान होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़नी है, साथ में आपको एम्फसाइज करना है इंस्क्रिप्शंस के ऊपर। चैप्टर नंबर 2, कास्ट क्लास, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, कास्ट एंड क्लास डायनेमिक्स जो है आपका महाभारत का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सोशल हिस्ट्री, तो यहाँ पे सोशल हिस्ट्री पर फोकस किया गया है कि वर्ण रूल्स कैसे हुआ करते थे, कास्ट रूल्स कैसे हुआ करते थे, क्लास डिवीजन कैसे हुआ करता था, ये सारी चीजों पर फोकस किया गया है चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, कास्ट क्लास किनशिप एंड जेंडर, जेंडर वाइज भी क्या डिफरेंसेस थे, ये सारी चीजों पर इस चैप्टर में फोकस है। ट्रांसमिशन एंड पब्लिकेशन ऑफ महाभारत, जैसा कि मैंने यहां देखकर ही आपसे कहा था कि महाभारत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर में आपको तैयार करना होगा। देन फ्रॉम महाभारत इलस्ट्रेट हाउ इट हैज बीन स्टडीड बाय हिस्टोरियन, तो महाभारत को आपको अच्छे से पढ़ के रखना है कि किस तरह से उसकी स्टोरीज हैं, ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई, किस तरह से वीएस सुखथंकर ने एक क्रिटिकल एडिशन 47 इयर्स में उनकी टीम ने तैयार किया। तो ये सारी चीजों पे फोकस कहीं ना कहीं इस चैप्टर में करना है। हम आ जाते हैं चैप्टर 4 पे, थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, जिसमें बुद्धिज्म और सांची स्तूप पर स्पेशल फोकस आपको करना होगा। ठीक है, ब्रीफ रिव्यू ऑफ रिलीजियस हिस्ट्रीज ऑफ वैदिक रिलीजन, जैनिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म प्लस फोकस ऑन बुद्धिज्म। तो आपको रिलीजियस हिस्ट्री पढ़नी है बच्चे चैप्टर नंबर 4 में, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैदिक रिलीजन, शैविज्म और वैष्णविज्म, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान बुद्धिज्म पे। और स्तूप की अगर बात करें, स्कल्पचर्स फ्रॉम सांची, तो आर्किटेक्चर में आपको बिल्डिंग्स में, स्कल्पचर्स में सांची पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका बुक से चैप्टर नंबर 4। आगे बढ़ेंगे, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, बुक नंबर 2 पर आ जाते हैं। चैप्टर 5, medieval society through the eyes of travelers, through travelers accounts। 3 मेजर ट्रैवलर्स थे जो मिडीवल टाइम पीरियड में इंडिया उन्होंने विजिट किया था और अपने अकाउंट्स में इंडिया का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इब्न बतूता, अल बरूनी एंड फ्रैंकोइस बर्नियर, इनके अकाउंट्स पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। सोशल और कल्चरल हिस्ट्री उन्होंने किस तरह से अपने अकाउंट्स में बताई हुई है, स्पेशल फोकस अल बरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर पर है। चैप्टर नंबर 5 है ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सब, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाते हैं, रिलीजियस हिस्ट्रीज, द भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। तो अगला चैप्टर जो हमारा है उस पे हमारा फोकस है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, किस तरह से 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक इंडिया में रीजनल रिलीजियस डेवलपमेंट्स हो रहे थे। भक्ति ट्रेडिशन, तमिल भक्ति, अलवर नयनार किस तरह से ग्रो कर रहे थे। कर्नाटक में आते हैं तो वैरशैव ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया में नाथ, जोगी, सिद्धा या फिर कबीर, मीराबाई, गुरु नानक देव प्लस इस्लाम का इन्फ्लुएंस होने की वजह से किस तरह से सूफी ऑर्डर और खास तौर पे चिश्ती सूफी ऑर्डर इंडिया में पॉपुलर होता है, इन सब चीजों का फोकस चैप्टर नंबर 6 पे है। देख लेंगे रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ देयर सेंट्स। ठीक है, उनके कंपोजिशंस किस तरह से प्रिजर्व किए गए हैं और सिलेक्टेड भक्ति सूफी वर्क्स पे आपको ध्यान देना है ना। आगे देख लेंगे द इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, है ना, विजयनगर एम्पायर के बारे में जो चैप्टर नंबर 7 है आपकी बुक में, न्यू आर्किटेक्चर हम्पी। तो इससे आप एक चीज समझ जा रहे हैं चैप्टर के टाइटल से ही कि आर्किटेक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस है। महानवमी डिब्बा पे ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, विठल टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल और
ऐसे जो कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स हैं वहां आपको ध्यान देना होगा इस चैप्टर में। प्लस न्यू बिल्डिंग्स ड्यूरिंग द विजयनगर पीरियड, टेम्पल्स, फोर्ट, इरिगेशन फैसिलिटीज, रिलेशनशिप बिटवीन आर्किटेक्चर एंड पॉलिटिक्स, हम्पी कैसे डिस्कवर हुआ था, हम्पी में क्या क्या बिल्डिंग्स है, इस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है इस चैप्टर को पढ़ते वक्त। अगला कौन सा चैप्टर आ जाता है, एग्रेरियन रिलेशंस, द एनी अकबरी, पेजेंट, जमींदार एंड द मुगल स्टेट, चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम योर बुक। ठीक है, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 8, अग्रेरियन रिलेशंस, एनी अकबरी, जो मेन सोर्स की तरह यूज किया गया है। यहाँ पर आपको अग्रेरियन रिलेशंस, किस तरह से पेजेंट्स होते थे, ठीक है, उनके लिए अलग अलग टर्म्स, अलग अलग टाइप के पेजेंट्स बताए हुए हैं वो आपकी बुक में, जैसे किसान या फिर मुजारिन, रैयत, खुदकश, पाहीकश, या फिर विलेजेस की बात की गई है, विलेज अथॉरिटीज की, इन सभी चीजों पर फोकस है इस चैप्टर में। अकाउंट ऑफ कंपाइलेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ एन ए अकबरी, स्पेशली यहाँ जो मेन सोर्स यूज किया जा रहा है वो है अबुल फजल की लिखी हुई एन ए अकबरी, तो उसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। अगला जो चैप्टर आ जा रहा है बेटा, ये है द मुगल कोर्ट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री थ्रू क्रॉनिकल्स, तो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, यूनिट 9 जो है, ये आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के सिलेबस से डिलीटेड चैप्टर है। मतलब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, बट सीयूईटी एग्जाम में ये पूछा जाएगा। यहां से आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री पर जो है फोकस करना होगा। आउटलाइन ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, मेजर किंग्स कौन थे, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सारे किंग्स के बारे में, उनकी क्या मेजर पॉलिसीज रही हैं, कौन सी बुक्स लिखी गई हैं उस वक्त पे, चाहे वो हुमायूं नामा हो, बाबर नामा हो, अकबर नामा हो, बादशाह नामा हो, जहांगीर नामा हो, आलमगीर नामा हो, ये सारी बुक्स जो है मेजर सोर्सेस की तरह एक्ट करती हैं। क्या डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं उन्हें, मुगल कोर्ट और पॉलिटिक्स का किस तरह से काम होता था, नोबिलिटी का क्या रोल होता था, ठीक है। फिर कोर्ट क्रॉनिकल्स की मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, स्पेशली अकबरनामा और पातशाहनामा। अकबरनामा जो अकबर के वक्त लिखी गई है, और पातशाहनामा वो किताब जो कि शाहजहां के रूल के का डिस्क्रिप्शन देती है। इन दोनों बुक्स पर ज्यादा फोकस है ना। ये हो जाता है चैप्टर नंबर 9 जो डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 10 आपकी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 पर आ जाते हैं। ठीक है, 3 बुक्स हैं आपकी हिस्ट्री में, यहां से शुरू हो रहा है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। किस तरह से जमींदार, पेजेंट्स, आर्टिसंस उस वक्त पे लेट 18 सेंचुरी में रहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद किस तरह से रेवेन्यू सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश किए गए, चाहे वो परमानेंट या जमींदारी सेटलमेंट हो, चाहे वो रैयतवाड़ी सेटलमेंट हो, इन सभी चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस। और ये सब किस तरह से 19 सेंचुरी में चेंज हुए हैं, किस तरह से अलग अलग रिवोल्ट्स हुए हैं, चाहे वो संथाल रिबेलियन की बात कर लें या डेक्कन राइट्स की बात कर लें, और प्लस इन पर ऑफिशियल रिपोर्ट्स क्या है ना, जैसे डेक्कन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट, फ्रांसिस बुशनर की रिपोर्ट, इन सभी चीजों पर आपको फोकस करना है। दिस इज चैप्टर नंबर 10, यूनिट 10 है, चैप्टर 9 है आपकी टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। ठीक है, 5th रिपोर्ट पे ध्यान देना है, फ्रांसिस बुशनर की रिपोर्ट पे ध्यान देना है, डेक्कन राइट्स की रिपोर्ट पर ध्यान देना है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगला चैप्टर आ जाता है रिबेल्स एंड द राज, चैप्टर नंबर 10 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सन 1857 या 1857 में होने वाला रिवोल्ट, जो क्रांति हुई थी, ठीक है, उसके ऊपर ये चैप्टर आपका बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको कौन कौन लीडर्स थे, कौन किंग्स थे, इस सारी चीजों पर आपको फोकस करना है। क्या मेजर इवेंट्स थे, किस तरह से वो जो रिवोल्ट है, रिबेलियन है, कहाँ स्टार्ट होता है, मेरठ, दिल्ली पहुंचता है, लखनऊ, अवध, झांसी, किस तरह से वो स्प्रेड होता है, इनकी रिकॉर्ड किस तरह से किया गया था, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। फोकस स्पेशली लखनऊ पे है। देखो बेटा, सिलेबस जो अपने एनटीए ने प्रोवाइड किया है उसको हम ध्यान से देखेंगे। इस साल क्लियर क्वेश्चन था कि जब रिबेलियन फोर्सेस ने लखनऊ पे अटैक किया था, वहां का कमिश्नर कौन था, तो सिलेबस में क्लियर मेंशन किया गया है, फोकस आपको लखनऊ पे करना है। किस तरह से पिक्चर्स बनी है, किस तरह की कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स हैं, तो ये सारी चीजों पर आपको फोकस करना होगा। अगला जो चैप्टर है वो कॉलोनियलिज्म एंड इंडियन टाउन्स। अगेन दिस इज अ चैप्टर विच इज डिलीटेड। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से ये डिलीटेड चैप्टर है, बट सीयूईटी के लिए आपको
प्रिपेयर करना होगा। किस तरह से मुंबई, चेन्नई, अलग अलग हिल स्टेशन, कैलकाटा, इन सिटीज की ग्रोथ हुई है, ठीक है, 18-19 सेंचुरीज में, उनकी फोटोग्राफ्स, उनकी पेंटिंग्स, किस तरह का वो डेवलपमेंट रहा है, कॉलोनियल पॉलिसीज पे आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं अगले चैप्टर पे, जिसका फोकस है द फादर ऑफ आवर नेशन। आपकी टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो दिस इज चैप्टर नंबर 12। ठीक है, महात्मा गांधी थ्रू कॉन्टेम्प्ररी आइज। तो महात्मा गांधी के जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में रोल रहा है, जो अलग अलग मूवमेंट्स उन्होंने स्टार्ट किए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसके बीच में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज इंडिया में हुई हैं, उस पर इसका बहुत ज्यादा फोकस है। नेशनलिस्ट मूवमेंट 1918 से लेके 48 तक, नेचर ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप, स्पेशल फोकस कहां करना है, महात्मा गांधी इन 1931, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, प्लस रिपोर्ट्स फ्रॉम इंग्लिश इंडियन न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़पेपर्स को किस तरह से यूज किया जा सकता है, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। अगला चैप्टर आ जाता है पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेज। अगेन बच्चा ये एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि डिलीटेड चैप्टर है। ठीक है, देखिए ब्लू कलर से मैं अलग ही मार्क कर रही हूँ, सीबीएसई बोर्ड्स के सिलेबस में डिलीटेड है, बट सीयूईटी के सिलेबस में तो दिया हुआ है, पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें, मेनली 1940s के टाइम पे क्या हिस्ट्री थी, नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म और पार्टीशन में क्या डिफरेंस होता है, कि देश के लिए प्यार, दो अलग अलग रिलीजन के बेसिस पे हेट्रेड, और किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का कम्युनलिज्म के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे पार्टीशन हुआ है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। स्पेशल फोकस पंजाब और बंगाल पे, ओरल टेस्टिमनीज, प्लस इसको किस तरह से एनालाइज किया गया है, किस तरह की फिल्म्स बनी हुई हैं। इस साल के सीयूटी 2024 के क्वेश्चन पेपर में प्रॉपरली दिया हुआ था कि बेटा कौन सी फिल्म्स बनी हुई हैं, उनके डायरेक्टर से आपको मैच करना था। तो ध्यान रखेंगे जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे, है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पहुंच जाते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर पे, जिसमें इंडिपेंडेंस एंड न्यू नेशन स्टेट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स हैं, चाहे वो फेडरलिज्म को लेकर हो, चाहे वो नेशनल लैंग्वेज को लेकर हो, चाहे वो माइनॉरिटी राइट्स को लेकर हो, या फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो, इन सभी चीजों पे फोकस आपको सबसे ज्यादा करना है इस चैप्टर पे। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से हमने देखिए बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि एनटीए आपसे क्या पढ़ने का बोल रहा है। अब आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, जब भी चैप्टर को पढ़ेंगे इसी तरह से सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बनाइए, चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक बार अगर हम रिवाइज कर ले और समराइज कर लें कि सिलेबस की बात क्या है, सो अल्टीमेटली यू हैव टोटल 15 यूनिट्स टू स्टडी, और ये सारी की सारी जो चैप्टर्स हैं इनका सोर्स सिर्फ एक होगा, और बच्चे ये आपको पढ़नी है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। ठीक है, आपको मैं ये प्रूफ कर सकती हूं, और मैंने सीयूटी 2024 के सॉल्यूशंस में बिल्कुल दिखाया हुआ है कि हर क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से बना हुआ है। तो बच्चे सिलेबस को फॉलो करते जाइए, अपनी पढ़ाई अच्छी रखिए, आगे भी आपको डायरेक्शंस देने के लिए, आपको पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका रास्ता एकदम अच्छे से पक्का बनाने के लिए सुपर ग्रेड्स की टीम खड़ी है आपके साथ। आप बस जुड़े रहिए सुपर ग्रेड्स के साथ में, और ऐसे हर सब्जेक्ट की डिटेल, स्ट्रैटेजीज, सिलेबस, सभी कुछ आपके सामने आने वाला है। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।